तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, जो कि नीट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं डिस्कशन भी इसके साथ चलते चलूँ। तो क्लास का जो तरीका रहेगा मैं डिस्कस करूँगा, आप उस बीच में इसको बनाते रहना और बाद में मैं आंसर मिलवा दूंगा। तो मैं कोई भी क्वेश्चंस आपको आंसर डायरेक्टली नहीं बता रहा, द बेसिक पर्पस की बेसिक पर्पस ये है कि आपका रिवीजन एक्टिवली हो जाए और टाइम के अंदर हो जाए। तो वी आर स्टार्टिंग एट 12:30 एंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हो जाएं, ये सब नाटक खत्म हो जाए। तो जहां दिख रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है यूनिफाइड एटॉमिक मास। तो सबको पता है कि यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या होता है। 1 AMU इज 1 ग्राम डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर। तो 1.66 बोलोगे तो फायदा करेगा बेटा। 27 kg एंड -24 ग्राम। तो इसका आंसर मिल गया होगा पहले क्वेश्चन का। तो आप लोग आंसर की बना लो, 1 से 50 तक तो लिख ही लो, शायद इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्लियर है सबको। फिर दूसरा क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सोडियम। तो जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास बोल रहा है तो मास एक के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। एक तुम लोग रख लो, तो तुम लोग रख लो, मेरा बॉटल कोई नहीं छुएगा। तो यहां पर 23 तो पहला तो सही लग रहा है। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज क्या लग रहा है? तो दिख गया हुआ आंसर, इसमें बताने की जरूरत नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली एग्जिस्टिंग दिस। अब देखो बेटा, अगर मुझे इसको आंसर करना हो तो मोटा मोटी अगर ये सही 4 डिजिट तक दिया है तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे निकालना है? 34.9688 इंटू 75.77 प्लस 36.9659 इंटू 20। ये सबको क्लियर है क्या? 9688 इंटू 75.77 प्लस 36.9659 इंटू 24.3, 23/100। अब हमें पहले तो श्योरिटी होनी चाहिए कि आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, अगर हम इसको लें तो इतना तो तय है कि आंसर 34.9688 से बड़ा और 36.9659 से छोटा होगा, है ना। तो यहां पर 34 इस ऑप्शन को हम लोग रूल आउट कर देते हैं, इस ऑप्शन को रूल आउट कर देते हैं। और अब यहां पर देखो बेटा, ये ज्यादा मात्रा में है तो इसका से ज्यादा होगा। तो जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 36 और 34 के बीच का होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिना बनाए हुए हम लोग बोल सकते हैं। इसको क्यों नहीं बोल रहे, लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है ना। ऐसे यूनिट डिजिट भी ट्राई कर सकते थे। 6 + 7/100, तो लग रहा है कि लास्ट में 3 आना चाहिए था। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यूनिट डिजिट से क्यों नहीं करना चाहिए,
समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में रियल टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, दो तरीके हैं। पहले इसको ले लो 35 और इसको ले लो 37, बहुत बड़ा एरर नहीं है। अब 35 को 0 बोल दो तो 37 कितना हो गया, 2 इंटू 24.23 कितना आ गया, 48.46। आंसर कितना आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.48। किसको 0 लिया था, 35 को, इसलिए आंसर इसके आसपास होना चाहिए था। कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई? मैंने बोला दो तरीका। अच्छा, तुम लेने के लिए 34.9688 को भी 0 ले सकते थे, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत छोटा नंबर का डेविएशन है, तो इसको ले लिया 35। अच्छा, अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो तुम इससे भी कैलकुलेट करते तो तुमको बहुत अंतर नहीं पड़ता। 1.9659 इंटू 24.23। अच्छा भाई, आप ओवर एस्टिमेट कर लो थोड़ा, 24 से करोगे तो ये 48 आ जाएगा और 25 से करोगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब है जो भी आंसर होना चाहिए वो 35.4 और 35.5 के आसपास का होना चाहिए, तो भी आप इसको आंसर कर सकते थे। बात समझ में आई क्या? 3.9 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबसन गिव्स 13.2 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ H2O। एम्पेरिकल फॉर्मुलाइज। अब जरा चेक करते हैं। CXHY है ना, तो कार्बन कितना है बेटा बताओ, 13.2 डिवाइडेड बाई 44, और हाइड्रोजन कितना है 2.7 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2। रेशियो निकाल लो, है ना, रेशियो निकाल लो। तो एक तुमको पता है 12x प्लस y इज इक्वल टू कुछ होगा। अब 3.9 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3.9 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमको किसका रेशियो चाहिए होता है, कार्बन, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होता है। तो यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो हमारा आ गया, या फिर आप परसेंटेज निकाल लो कार्बन का, और फिर जैसे इंपेरिकल रिलेशन निकालते हो ऐसे कर लो, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। आप डायरेक्टली यहां से रेशियो निकाल लो कार्बन का। दिख रहा है क्या? अब ये आ गया 88 प्लस कुछ, और ये आ गया 180 प्लस 54 कुछ, है ना। तो ये हमको ले जा रहा है 240 के पास, और ये हमें ले जा रहा है 44 इंटू 7, शायद 120 के पास, है ना। तो ये 2:1 के रेशियो वाला होना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है। अब देखो, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है, और ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, इसलिए हमारा आंसर ये होना चाहिए। ये तो नहीं लग रहा है, सॉरी, कहां पर छूट गया, 2 छूट गया क्या, कहां, 2.7 इंटू 2, तो शायद 1:1 का रेशियो होगा, तब ये हो जाएगा। देख लेना एक बार, मैं तो ऐसे भी डिस्कस ही कर रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, कोई दिक्कत है क्या? अब कुछ लोग एटम निकालने लगते हैं, मोल अगर बड़ा होगा ना तो एटम की संख्या बढ़ती होगी, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। An organic compound contains 20% of C, 6.66% of hydrogen, and this and rest was oxygen. The molar mass is this.
द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। अब नीट ऐसे एग्जामिनेशन में तो आप ऐसे ही रूल आउट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 6.66% है और 18 दे दिया है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको देखना है सबसे पहले जो मास परसेंटेज है वो हमारा होना चाहिए इन द रेशियो 3:1। चेक करते हैं यहाँ से, 24/6, 12/2, 12/4 आंसर। क्या किया, समझ में आया क्या नीट के हिसाब से? 6.66 और 20 में क्या रिलेशन है? 3:1 का। 4/12, 2/12, 6/24, 18/12, इसलिए हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? देखो अब कोई बोले ये लगभग लगभग डबल है, लगभग लगभग डबल से ज्यादा है थोड़ा। 12/14 नहीं हो सकता, 24/14 नहीं हो सकता, 12/14 नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? तो अगर तुम होशियार हो, जो कि तुम हो, राइट, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में ये क्वेश्चन बता सकते हो आंसर। मास रेशियो का रिलेशन क्या है? डबल से ज्यादा। 56-16 नहीं होगा, 112-48 चांस है, 168-64 कम चांस है नहीं, और 112 और 96 चांस नहीं है। लग तो रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। दिख रहे हो? और इसीलिए बेटा मैं नीट पेपर डिस्कस नहीं करता कि फिर आपको और बुरा लग जाएगा। मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, आपको और बुरा लगने लगेगा कि भाई क्वेश्चन क्या आता है, कैसे देते हैं, कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे बना रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 और 5 9 दिख रहा है। वेट निकालेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट है 24.9 बाई 63 इंटू 9 इंटू एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, अब जरा देखिए क्या हुआ। हाँ, कॉपर का लेंगे 63 प्लस 96 प्लस 90, ऐसा कुछ लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व भी थोड़ा होशियारी से करेंगे। देखो ये नंबर कितना है? 200 कुछ है, 225 है, और ये नंबर कुछ है, तो इससे शायद छोटी होनी चाहिए, इससे शायद छोटी होनी चाहिए, और बहुत छोटी तो नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, शायद ये आंसर होगा। अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी आंसर नहीं पता। हम लोग रियल टाइम में आंसर देखने वाले हैं, तो आप लोग अपना सॉल्व करते जाइए। मैं आपको असिस्ट कर रहा हूं कि नीट के क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो। जरा देखो, पकड़ो इसको, कौन होगा आंसर। तो किसी एक को पकड़ते हैं। इसमें और इसमें कितने गुना का अंतर है? लगभग लगभग 5.5 गुना का। ठीक है, 1438 नहीं होना चाहिए, 1476 हो सकता है, 2838 नहीं हो सकता है, 1438 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये आंसर। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए। विजिबिलिटी में कोई अंतर आ रहा होगा तो बताना बेटा। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ऑल द जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट है आप देख लेना, मुझे थोड़ी पता होगा। द रेडियस ऑफ, है ना,
तो कुछ आप लोग भी आंसर करो. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ प्रोटोन इज दिस, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटोन इन साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन में इसमें कितना सिग्निफिकेंट है और इसमें कितना है, तो रिप्रेजेंटेशन 2 के इसमें होना चाहिए. तो देख लो वही आंसर होगा जिसमें, अब सी होगा कि डी होगा हमको इतना थोड़ी पता है, आप लोग करते रहिए. इसको मल्टीप्लाई करना है तो मस्त पहले गुना कर लीजिए, है कि नहीं. अरे इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 6 और इसमें कितना है 4, इसलिए जो हमारा आंसर आना चाहिए वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला चाहिए. ठीक, हमारा ऐसा होगा क्या, है ना. हमारा जो आंसर होना चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए. आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसलिए तुम्हारा आंसर निकल गया. चलिए इसमें आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15. जल्दी जल्दी मारते हैं बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, आपको बताना है इसका. अब ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, रिएक्शन बैलेंस मानना पड़ेगा. व्हेन रिएक्शन प्रोसीडेड टू एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, व्हेन रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ, क्या लिखा है ये तो हमें को नहीं पता चल रहा है, कुछ तो लिखा है ये कहीं, यहाँ तो टाइपो लग रहा है, बट हम लोग बोल रहे हैं कि शायद फाइनल पूछ रहा होगा. तो 1.5/2 करोगे और 2/3 करोगे, तो इसमें छोटा कौन है 2/3, इसलिए इसका आ जाएगा 2.2/3 × 4 और इसका आ जाएगा, लेकिन इसका 0 बचता ना. कुछ तो गड़बड़ है, मान लो कुछ तो, अगर ये लिमिटिंग रीजेंट होता तब ये 0 होता है. एक्सटेंट ऑफ 0.15 मोल, मतलब किसका 0.15 मोल. जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट मान के आगे बढ़ जाते हैं. With the progress of reaction, it is found that there is formation of 0.8 mole of NH3. तो अगर 0.8 मोल ऑफ NH3 बना होगा बेटा, तो इसका 0.4 × 3, इसका 1.2 रिएक्ट किया होगा और इसका 0.4 रिएक्ट किया होगा. द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या पूछ रहा है, किसका. तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं फिर. एक्सटेंट कि इसका कितना बना 4x, मतलब ये बोल रहा है कि ये 0.6 बन गया, ऐसा बोल रही है, और ये 0.75 बन गया, तो ऐसा आंसर 0.6 और 0.75 हो गया. ठीक, चलो तो ये 0.6 और 0.75 हो गया, और ये 0.5 है 1.5 है, तो ये रिएक्ट किया होगा 1.45 रिएक्ट किया होगा, ऐसा बोल रहे हो, और 0.45 रिएक्ट किया हो गया होगा, तो इसका कितना बन रहा होगा 1.55, और इसका 0.3 रिएक्ट किया होगा, तो इसका आंसर बी मार दो अगर इसका मतलब ये है तो. ठीक है, तो एक्सटेंट तो 0.8 मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कितना टाइम रिएक्ट कर रहा है ये बोल रहा है क्या, तो 0.4 ले लेते हैं, एक्सटेंट है नहीं, तो एक्सटेंट एट दिस रिएक्शन एक्सटेंट इज 0.4. अगर 0.8 मोल किया है तो 0.8/2 कर दिया, तो इसका कितना रिएक्ट किया होगा बेटा 0.4 × 3 1.2 रिएक्ट किया होगा, और इसका कितना रिएक्ट किया होगा. बट ऐसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही देखना चाहिए था ना कि किस मोल से
किस रिएक्टेंट के हिसाब से होता है, बट एनीवे आप लोगों को समझ में आ गया। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से उठाया हुआ बेटा, उसी को देखते हैं। N2 1400 ग्राम है, 3H2 इज 250 ग्राम, कौन लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा? देखो तो बेटा जल्दी से, 1400 बाई 28, 250 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। यहां क्या आ जाएगा 50, और इधर कितना आ जाएगा 50 से कम, दिख रहा है क्या? इसका मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कौन काम करेगा? तो N2 acts as a limiting reagent, ये करेक्ट नहीं है। H2 acts as a limiting reagent. The extent of reaction when reaction is over is 41.67 mole. 40 तो 250 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 250 बाई 2 था, 125 बाई 3, इसी को वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोल रहे नहीं, तो ये भी सही है। द एंड ऑफ द रिएक्शन NH3 फॉर्म्ड इज, कितना फॉर्म क्या होगा 250 बाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17, दिख रहा है क्या? तो ये भी शायद 6 से ज्यादा है, तो 1500 से कम, तो ये भी सही है ना। In a reaction, the mass of O2 required to combine with 745 ग्राम of N2H4, देखो बेटा जल्दी से, मोलर रेशियो 3 का है तो इसका मोल निकाल लो, 745 बाई 32 इंटू 3 इंटू 32। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो गया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 2 एंड 5, तो यहां पर ये आ गया हमारा आंसर। तो नीट में ये यूनिट डिजिट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। 32 से 32 एनीवे कट गया नहीं, तो 3 इंटू 5 क्या होगा 5, और 5 तो एक ही जगह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.275, तो देखो बेटा 0.275 इंटू 400 इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स इंटू 106 इज मिलीग्राम। अब हमको तो मतलब किस चीज से है, मोटा मोटी एक नंबर से है नहीं, तो ये कितना हो गया 120 टाइप का चीज हो गया, तो 120 हो गया और 100 हो गया, तो 12 के आसपास का नंबर है, इसलिए हमारा आंसर हो गया। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर की जगह अगर वॉल्यूम इन मिलीलीटर भी करें तो हमको तो नंबर ही जनरेट करना है। अब देखो द डेंसिटी ऑफ CH3OH इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ 0.25 aqueous सॉल्यूशन इज, तो देखो 2.5 इंटू 0.25 इंटू मॉलिकुलर वेट दैट इज 12 4 16 16 32 है क्या, देख लेना, 32 इज इक्वल टू 0.8 इंटू V। अगेन मैं यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये 8 है, ये 8 है, तो नंबर 25 जनरेट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 25। तो दोनों जगह मास को इक्वेट कर दिया,
वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट इज मास, एंड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, मास बराबर मास, इसलिए हमारा आंसर आ गया। द मास दैट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद दिस, इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 1 है, तो इसका जितना मोल होगा उसका आधा इसका रिक्वायर्ड होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो यहां पर 50 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिख रहा है क्या, ये 150/4 आ रहा है, और 150/4 30 से ज्यादा और 40 से छोटा नंबर होता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया। होपफुली आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है, ठीक है ना, सब लोग कैच कर पा रहे हो ना कहां पर हूं मैं, तो देख लेना। अगर आपके पास डिस्पोजल में रहेगा मास ऑफ इथेनॉल टू बी एडेड 1 kg ऑफ वाटर सो एज टू अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.2, तो क्या बोल रहा है, n 55.5 इज 1/5। आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, छोड़ दो, 4n इज इक्वल टू 55.5 बोल रहा है, तो n इज इक्वल टू, अब ये नंबर सब क्लियर रहना चाहिए कि 1 लीटर है तो 1000/18 आएगा, तो उसको एग्जाम में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इसका मास पूछ रहा है 46, जरा देखो 46 को भूल जाओ, अभी बोलो ये 40 है या तो 50 है, तो अगर 40 रहता तो 550 होता, और 50 होता तो क्या होता, इसको काट देते हैं, 13 14 इंटू 50 700 होता है ना, ना तो ये 40 है ना तो 50 है, तो लग रहा है कि इसके बीच की संख्या होनी चाहिए। ये सब तो करते आ रहे हैं। रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज बराबर होता है और -1 होता है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है ना, तो यहाँ पर 2 होगा। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हेन इमिटेड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 to 2, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1242 बाई 3.6 माइनस पॉइंट क्या होता है 85 होता है ना शायद, ये होता है ना। अब इसका मतलब है 1245 को 2.6 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड करते तो 600 कुछ आता, और 4 से डिवाइड करते तो 300 कुछ आता, ये है ना 1242 इज 2.75 है ना, तो 2 से करते तो 600 आता, 3 से करते तो 400 आता, नहीं तो 415 आता, तो 4 से 3 से करते तो 415 आता, तो ये 415 से बड़ा होना चाहिए नहीं। 2 से क्यों ही करते, 3 से करते, सॉरी 3.4 कैसे आ रहा है, एक घटाएंगे तो 2.6 होगा, 3.4 माइनस ये सॉरी, तो यहां पर 2.55 आएगा, तो 2.5 से है, तो अपना एक बार देख लेना करके, तो 600 कुछ से बड़ा, 600 कुछ से छोटा और 415 से बड़ा, कुछ दिख रहा है क्या, तो ये ऑप्शन दिख रहा है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड व्हेन n इज इक्वल टू रीचेस टू n इज इक्वल टू 4, ये सीधे कर सकते हैं, 3 2 1, 3 लाइमन सीरीज का, 2 बामर सीरीज का और 1 पास्चन सीरीज का लाइन इमिट होगा, आंसर हो जाएगा 6। अच्छा, मैं इसलिए ऐसे बताता हूँ बेटा कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत साल से वो लोग टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहे हैं, कभी पूछ देंगे कि कितना लाइमन या बामर सीरीज का लाइन निकला, तो आपको ध्यान में रहना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। E1 इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, E2 द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
द रिलेशन विल बी, तो E1 लिख दिया 0.53 1 स्क्वायर बाई 2, n स्क्वायर बाई जेड होता है ना, और E2 लिख दिया 0.53, अरे हम भी ना सो रहे, हम एनर्जी लिखे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सॉरी मैं ना तुम लोग से ज़्यादा प्रेशर में हूँ। 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, E2 -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ रहा है, और E1 बाई E2 ना 4 भी आ गया क्या, तो कहीं 4 और दिख जाएगा तो मार दो ना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाओ, ठीक है। अब बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 एज अ मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी कम होगा। वेवलेंथ कम कब होगा, अब एनर्जी का रिलेशन याद है कि हम क्या लिखवाए थे, -13.6 जेड स्क्वायर होता है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर हो गया, मतलब डिफरेंस, तो इसलिए सबसे कम वेवलेंथ का इसके हिसाब से होना चाहिए। फॉर विच फॉलोइंग ट्रांजिशन विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी गैप ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप तो यही होगा। क्या बोलते हो, ये इसीलिए बेटा ये रट के रखो, मैंने जैसे बता रखा है, मैं यहां पर सिर्फ तुमको ना -0.85, देखो मैं लिख देता हूं, शायद अगर तुमको विजिबल नहीं है तो, मैं सिर्फ ना तुम्हारा ये करवा दे रहा हूं कि तुम्हें कोई मेजर ना, देखो यहां पर गैप क्या होता है, यहां पर एनर्जी होती है, यहां पर एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर, यहां पर -3.4 जेड स्क्वायर, फिर -1.51 जेड स्क्वायर, -0.85 जेड स्क्वायर, -0.54 जेड स्क्वायर, और इन्फिनिटी वाला याद रख लो कि 0 होता है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि भाई किसके लिए मैक्सिमम होगा, ये तो गैप सबसे बड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि और कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है, अगर 1 इन्वॉल्व रहता किसी बड़े से तब वो आंसर हो जाता। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज अबाउट, ये सबको इग्नोर कर सकते हो, अबाउट पूछ रहा है, वैल्यू चेंज नहीं करता है जनरली नीट, तो 0.53 रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट एन स्क्वायर बाई जेड, जेड इज 2, जेड इज 2, तो कौन सा नंबर जनरेट हो रहा है 25, ये 25 कहाँ है, 25 यहां है ना, 25 यहां है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑल्सो परमिटेड इन द हाइड्रोजन एटम। ये नहीं देखा हमने, ये देखा है, ये नहीं देखा है, परमिटेड पूछ रहा है, नॉट परमिटेड पूछता तो ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्योंकि एनर्जी बीच की एनर्जी परमिटेड वैल्यूज नहीं होती है, परमिटेड वैल्यूज है, तो यहां तक तो रटवा दिया, इसके ऊपर तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज दिस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल टू 2 लेवल ऑफ Li प्लस इज, तो वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n होता है। अब फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस ही शायद पूछ रहा है, क्योंकि उसका तो अगर पूछ रहा होता तो 2.18 इंटू 10⁻² क्या आता,
10⁶ आता है ना Z/n। तो ये तो किसी का LI का ही पूछ रहा है। क्या चीज? अभी ये बोर रेडियस तो नहीं दिया है ना, बोर ऑर्बिट। अगर हाइपोथेटिकल दिया है तो हम लोग कैसे पता करें? तो 727 तो निकाल लेंगे ऐसे, और क्या। Z दे दिया 3, Z/n होता है ना, Z3 दे दिया और N2 दे दिया, निकाल लेंगे। तो ये 3.5 × 10, अगर ऐसा होगा तो शायद ये आंसर हो जाएगा, शायद। तो देख लेना कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहा है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इज इंक्रीज बाई 8 times डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। जल्दी से डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वेशंस ये कर लो बेटा। ऐसा नहीं हो कि आपको फायदा ही नहीं हो इस तरह के डिस्कशन का। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 km होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को 8 times कराओगे तो 2√2 नीचे आ जाएगा, नहीं तो 2√2 नीचे आ गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज V, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम लोग EV को काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोल देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h√2 Q की जगह EV/m, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बेस है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज 4 times द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल A, 4 times द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल A, the mass of A is 2 times the mass of B, the ratio of kinetic energy of B to that। तो मतलब क्या हो रहा है कि A का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है 4 times है, तो A का अगर मोमेंटम P होगा तो B का मोमेंटम 4p होगा, ठीक। और A का मास अगर 2m है तो इसका मास क्या है? m है। अब रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो p²/2m होता है, तो यहां क्या आ गया? 4m, और इसका आ गया 4p²/2m, 4p का स्क्वायर। तो लग तो रहा है कि 1/32 टाइप का कोई आंसर होना चाहिए, है ना। तो देखो कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में आपको वैसे ही सॉल्व करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं सही सॉल्व कर रहा हूं। आप दोबारा वेरीफाई करो कि मैंने क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। अब अगर p चौथाई 4 times होगा तभी वेवलेंथ उसका बड़ा होगा, तो A का वेवलेंथ बड़ा है मतलब A का मोमेंटम छोटा है, ठीक। A de Broglie wavelength of an electron displays the following trend with the increase in value of quantum number। तो 2πRn is equal to n lambda and 2πRn is n square। कांस्टेंट को तो हम देख ही नहीं रहे क्योंकि पूछ नहीं रहा है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। क्लियर है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन ट्रैवलिंग विथ स्पीड 0.1% स्पीड ऑफ लाइट इज, तो h/√2 कर लेते हैं, h/2mv। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? -27, 1 mu के आसपास ही होता है। और v है 3 इंटू 10⁸ बाई 1/1000। देखना कि ये सब लोग समझ पा रहे हो क्या? अब h का वैल्यू तुमको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 के आसपास होता है। अब उन्होंने देखो मास दे दिया 1.67,
तो हम लोग नहीं, मास तो नीचे दिया है, नीचे क्वेश्चन में दिया, तो भी हम लोग बहुत अंतर आता नहीं। तो यहां पर कितना है बेटा, 10⁵, ये ऊपर गया तो 39 हो गया, तो 10⁻⁻12 हो गया, तो ये तो पिको में चला जाएगा नहीं, 10⁻, और यहां पर है 6.6, यहाँ 2 है, 1.6 है, और यहाँ 6 है। देखो जल्दी से कर पा रहे हो क्या? क्या तुम्हारा आंसर आ गया? क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। h तुमको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये सब क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा बेटा तो तुम्हें एडवांटेज क्या रहेगा? स्पीड ऑफ लाइट, और बोल रहा है उसका 1000 टाइम्स, बस यही कर रहे हैं। तो यहां पर देखो ये तो पीको आ जा रहा है शायद ऐसे ही, और पीको का ऑर्डर है, और देखो तो वैल्यू क्या आ रहा है, 6.63 डिवाइडेड बाई 4.8, तो 2 में नहीं जा सकता, पीको में तो हमको चाहिए ही, और 2 में नहीं जा सकता। तो क्या मेरे पास आंसर आ गया? क्या ऑर्डर चेक कर ले रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी वैल्यू भी चेक कर ले रहे हैं कि अगर 4.8 इंटू 2 होता तो 9.6 होता, ऊपर में 9.6 नहीं है, मतलब हम 1 से ज्यादा में है और 2 से कम में है। इफ द अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इज दिस अनसर्टेनिटी इन स्पीड, देखो तो बेटा क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h अपॉन 4πm। अब ये हमको 5 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ये सब थोड़ा क्लियर कर लेने का है। डेल्टा वी, अच्छा वैल्यूज डाल देते हैं, 4π इंटू एम भी डाल दो, कुछ कुछ ऐसे करके डाल लो यार। अब ऑर्डर चेक कर लो बेटा, ये आ गया 28, ये 10⁻⁻1 हो गया, 10⁻⁻1 हो गया, इधर 5 आएगा, कुछ 100 से गुना कर लो, तो कुछ तो ग्रेटर वाला होना चाहिए, नहीं पहले तो लेस वाला नहीं होगा, ऐसा बोल देते हैं, तो ग्रेटर वाला होगा। अब वैल्यू चेक कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से करो, फास्ट बनाओ बेटा, फास्ट, है ना? मुझे भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़े। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दिस, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज दिस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जरा देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी ये बोलता है बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मान लेंगे क्वेश्चन का डिजाइन का प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 1.3252 इंटू 10⁻⁻19 बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लस न्यू नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। कर लोगे? खुद से देख लो, ऑर्डर चला चेक करो बेटा, चेक करो। तो 2 और कुछ तो ऐड हो रहा है, नहीं 2 और कुछ ऐड हो रहा है, और 2 और कुछ तो एक ही जगह ऐड हो रहा है ना? देखो तो जल्दी से, कर पा रहे हो क्या? देखो देखो देखो, जल्दी से फास्ट करो, फास्ट कर लो बेटा, है ना? हो सकता है मैंने गलत कहा तो मेरे पे ध्यान नहीं देना, आप अपने से देख लो कि तुम सही बना रहे होगे तो सही बना रहे होगे। मैंने तो ऐसे बस मार दिया कि ये रिलेशन है, तुम अपना कैलकुलेशन बढ़ा लो फास्ट। हो सकता है मैंने गलत किया हो, आंसर्स की गारंटी नहीं बेटा, आंसर्स लास्ट में मिलाएंगे।
तो गलतियां होंगी। अ मेटल इज इरेडिएटेड विथ रेडिएशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो बेटा यहाँ पर ना एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोगों ने ये याद रखा है ना कि 1242 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर -5 ये हमारा EVS के बराबर होता है, ऐसा करके रखा है। अब अगर हम बोलें कि हमें फ्रीक्वेंसी दे दिया तो लैम्डा लिख सकते थे C बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी क्या आया, C बाई फ्रीक्वेंसी कुछ आ गया। अब ये लैम्डा तो मीटर में आ गया ना, ये लैम्डा किस चीज में आ गया, मीटर में, लेकिन हमको लैम्डा किस चीज में चाहिए होता है, नैनोमीटर में। तो इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझ के रखें कि 1242 C इंटू 10⁹ इंटू फ्रीक्वेंसी, अब ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है ना, 414 ही होता है, और ये 10 ऊपर में आ गया ना, तो 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू फ्रीक्वेंसी याद रख लें, तो हमारा काम हो जाएगा क्या कि कम से कम हमें बहुत सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो जाएगा क्या, देखो तो सही कर रहे हैं क्या। देखो मैंने क्या बोला कि लैम्डा जो होता है वो C इंटू एफ होता है, इससे एफ किस चीज में निकल गया। अगर हम इस फॉर्मूला में निकालना चाहते हैं तो हमको इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर लैम्डा को हम डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं 1242 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, तो लैम्डा इन नैनोमीटर मतलब C इंटू 10⁹ अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये दिख रहा है क्या। अब अपॉन फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या था, कुछ भी था। अब फ्रीक्वेंसी C का स्पीड तुमको पता है ऑलमोस्ट इतना होता है, 10⁸ होता है। 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू एफ के बराबर हो गया, ठीक है। या तो मैं ऐसे भी याद रख सकते हो 4.14, ये सबसे पहले यही याद रख लो 414 इंटू 10⁻। अब इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, जरा देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसके बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम ऐसे बोले कि 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 8 इंटू 10⁻15 के बराबर है। ये आंसर किस चीज में आया है आपको याद है, ईवी में। और इराडिएटेड जो है वो 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 10.40 इंटू 10⁻15 के बराबर है। अब जो स्टॉपिंग ईवी तो कैंसिल होने वाला है, जरा देखो इसमें कॉमन क्या निकल जाएगा, 414 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2.4 दिख रहा है क्या। अब जरा देखो यहां पर जब इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, देखो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, कहीं तो नंबर नहीं आ रहा है, एक बार चेक करो तो क्या गड़बड़ कर रहा है मैंने देखो क्या गड़बड़ किया मैंने, जरा चेक करो तो नंबर आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻15, तो हमारा जो आना चाहिए बेटा ऑर्डर तो वो तो बहुत छोटा आना चाहिए, 32 है
और 40 है, तो गैप तो आना चाहिए वो 82 के आसपास का आंसर आना चाहिए, 8.2 आना चाहिए, 82 आ रहा है। किसी का ऐसा आ रहा है क्या? 82 आया क्या? क्या है? 99 आ रहा है। जरा देखो तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, आप बता सकते हो? मैंने बोला कि हमारा स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, तो 414 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 8 इंटू 10⁻15, ये हमारा क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ईवी आ गया। यही है ना? क्या मतलब 99 तो नहीं आ रहा है, नंबर इज कमिंग वेरी लार्ज। तुम्हारा 99 वोल्ट आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है जरा निकालो तो बुड्ढा, तुम फ्रॉड आदमी है। EVS इज इक्वल टू, हम चलो पहले निकाल लेते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 10.40 इंटू 10⁻15 माइनस 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8 इंटू 10⁻15। हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 10⁻⁻19 तो पहले उड़ा देते हैं, 6.63 इंटू 10.40 आ रहा है, माइनस 6.63 इंटू 8 आ रहा है। अब यहां पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 था, ये गया, ठीक है। तो 1.602 इज इक्वल टू 6.63 माइनस इंटू 2 वी आ रहा है। तो ऑफ कोर्स व्हाट वी आर गेटिंग इज अ नंबर क्लोज टू 10, राइट? वी आर नॉट गेटिंग नंबर क्लोज टू 100। सो होपफुली अंडरस्टूड कि बहुत बार मैं बताते समय ना, इस समय बेटा मैं बहुत स्केप्टिकल रहता हूं, क्योंकि मैं 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत श्योर खुद ही नहीं रहता हूं कि मैंने बैठकर किसी को दिया कि अच्छा तुम ये सब क्वेश्चंस कर दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट ए सिंपल स्ट्रैटेजी डीलिंग विद द फ्रीक्वेंसीज, है ना। अब आपको ये चीज अपने ऊपर लेना है कि आप इसको 4.14 इंटू 10⁻⁻15 याद रखना चाहते हो, इंटू फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विल गिव यू आंसर इन ईवी। एंड इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जब EVS इधर लिखते हो और इधर भी EV में आता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे वोल्टेज निकल जाएगा। तो प्रॉब्ली हिंडसाइट में ये लग रहा है कि बेटा नंबर इज समथिंग रॉन्ग। एनीवे, स्फेरिकल नोड्स मतलब क्या हो गया? रेडियल नोड हो गया, नहीं? तो वो क्या होता है? N-L-1 होता है क्या? नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? L के बराबर। टोटल नोड क्या होता है? N-L-1 के बराबर। इसलिए ये हो गया, और ये शायद मैंने आंसर कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन M सेल ऑफ एन एटम। तो K-L-M यही होता है ना। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछता है, तो शायद इसमें 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है वो ऐसे ही चलता है, नहीं? sp पहले में SE ऑर्बिटल होता है, दूसरे में S और P होता है, और तीसरे में sp_d होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट परमिटेड? N2 है तो L0 तो हो सकता है और M भी 0 हो सकता है, N2 है तो L1 हो सकता है। परमिसेबल वैल्यू याद है ना L का? क्या है बेटा? 0 to N-1। M का परमिसेबल वैल्यू क्या है? -L to L, और S कैन बी +½ तो ये नहीं हो सकता, सारे हो सकते हैं। N2 अच्छा क्या है? अच्छा ये नहीं हो सकता ना। L0 है तो M का परमिसेबल वैल्यू क्या है? -L to L तो 0 है ना, तो M तो 1 नहीं हो सकता है, ठीक? चलिए, एनीवे
द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर रुबिडियम Z37 कहां पर है? ये क्रिप्टन के जस्ट बाद है, एस ऑर्बिटल है, नहीं एस ऑर्बिटल है, मतलब n का वैल्यू तो 5 होगा, सब जगह 5 है। क्यों 5 होगा पता है ना, क्रिप्टन के बाद आ रहा है। l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू 0 होगा, तो अगला भी 0 ही होगा, और वो प्लस हाफ और माइनस हाफ हो सकता है, तो ये हमारा परमिसिबल वैल्यू हो गया। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज -13.6। एक्साइटेड स्टेट ऑफ, अब कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, मान लेते हैं फर्स्ट है, तो -13.6 जेड स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 4 ले लेते हैं। तो देखो पहले तो प्लस तो नहीं होगा, ये भी बात तय है, और ये भी बात तय है कि डबल से ज्यादा होगा, इस सॉरी ये नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा 1 आर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ of incident light velocity of photoelectron ejected from the metal surfaces। ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन आप लोग भी लिखे, हम भी लिखते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा 1 माइनस SC बाई लैम्डा नॉट। मतलब कि आपको 2 चाहिए, SC चाहिए, M चाहिए, और 1 बाई लैम्डा 1। अच्छा ये ऊपर में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसको तुम लोग कुछ देख लेना और बाद में कंफ्यूज होना, ऐसा नहीं करना। मतलब आपको चाहिए लैम्डा नॉट डेफिनेटली बड़ा होगा, राइट, क्योंकि लैम्डा नॉट का एनर्जी कम होना चाहिए, तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा बाई लेमडा, लेमडा नॉट होना चाहिए 1 बाई लेमडा नॉट, मतलब छोटी संख्या हो गई तो ये निगेटिव हो गया। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए एग्जाम में इसको ऐसा मार देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन इक्वेशन वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम 1 to 2 लेवल विल बी। जरा देखो क्या बोल रहा है कि कौन सा एक्साइट करने के लिए कितना वेवलेंथ ये करना पड़ेगा। अब देखो, अगर देखो यहां पर -13.6 याद है क्या, ये जो था बेटा, और इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करते थे तो ये कितना आता था, 2 पॉइंट कुछ आता था, है ना, -2.18 ऐसा कुछ आ जाता था। लगभग सेम वैल्यू है। ऑर्डर का क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है, शायद दोनों का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 2 और 1 का एनर्जी हमको पता है, 1242 को खटाक से किससे डिवाइड करेंगे, 10.2 से। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 12 नैनोमीटर। ऐसा आ रहा है क्या, देख लो, 12 नैनोमीटर आ रहा है। अब 12 नैनोमीटर, सॉरी हाँ 124 नैनोमीटर है, मतलब 12 × 10 का पावर -10 आ रहा है। अब 12 × 10 का पावर -10 आ रहा है, वैल्यूज पास में है, इसलिए इस आंसर को मार के निकल जाएंगे। बात समझ में आई क्या, 124 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, देखो 124 नैनोमीटर आ रहा है, तो 124 ×
10⁻⁹ आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1.24 इंटू 10⁻⁷, तो ये मार के निकल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि वैल्यूज कैलकुलेट करने में टाइम नहीं देना। अब देखो इसका ट्रेडिशनल मेथड यही होता कि -2 इंटू 10⁻⁸, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का 2 का स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू SC बाई लेमडा, और यहां से तुम लेमडा निकालते। यू शुड नॉट वेस्ट मच टाइम एंड यू शुड नॉट मेक मिस्टेक लाइक मी। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि शॉर्टकट लगा रहे हैं तो इतना भी फास्ट नहीं हो जाए कि एग्जाम में नंबर लॉस्ट हो जाए, लेकिन इतना भी स्लो नहीं हो जाए कि हमारा ओवर कॉशस नहीं होना। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी दिस, क्या करेंगे h/mv, इसको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट्स लाइट इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, with this frequency the energy of a single photon is। क्या बोल रहा है कि क्या तुम 6.63 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरा देखो जल्दी से, पहले ऑर्डर पकड़ते हैं। ऑर्डर -18 का है, ऑर्डर समझते हो ना, ये 2 डिजिट का नंबर देने वाला है। अब अगर ये 2 है तो 12 होता, और 3 होता तो 19-20 होता कुछ। तो आंसर कितने के पास आने वाला है ना। आंसर 1.2 से ज्यादा और इससे कुछ कम आने वाला। देखो यहां पर 3 ले लो, एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूं तो आप थोड़ा कन्विंस होगे कि व्हाट आई वांट टू से। ये 9, 18 एंड 19, तो 19.89। ये अगर 3 होता तो 19.89 होता। ऑर्डर 10⁻⁻18 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए क्या इस सवाल में हम कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर का क्वेश्चन हो गया। चलिए, the pair of species having identical shape for molecule is, जरा पकड़िए। एक CF2 भी लीनियर होता है और CO2 भी लीनियर होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन अलग है। ये sp है नहीं, और ये sp3d है। Which of the following pair will not have a permanent dipole moment? किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है? क्या लगता है किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है? किसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है? बताइए बताइए। CO2 के पास तो नहीं है, ओजोन के पास है। NO2 क्या है, शेप बनाइए। NO2 डाइमराइजेस, राइट, उसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। H2O का बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री 5 मिनट। डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल घटता है, तो H2S का उससे लेस होगा। NH3 160 डिग्री है, SO2 में तो डाउट ही नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसलिए लग रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है ना। बेंट शेप आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो एक बार कैसा शेप आ रहा है, देख लेना। तो यहां पर लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए। अगेन तुम लोग अपना देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल कल ही किया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा।
तो सबसे कम देखो H2S तो होगा सब जगह। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, और SiH4 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री के आसपास होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और BF3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इससे आगे हम कुछ नहीं बताएंगे। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO is 2.5 while NO plus is 3. Which of the following statement is true for the two species? More the bond order, less will be the bond length. More the bond order, less will be the bond length. तो बाकी तुम लोग चेक कर लेना कि क्या बोला जा रहा है। चलिए, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H3BO3। H3BO3 क्या करेगा बेटा, H3BO3 इस तरह का नेटवर्क बना लेता है शायद, है ना। तो अगर H3BO3 एज ए स्पेसी की बात कर रहा है और H3BO3 इन अ कंपाउंड बात कर रहा है, तो शायद टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और दोनों टेट्राहेड्रल होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? एक CF4 SF4 तो सीसॉ होता है नहीं, NiCN4 2- स्क्वायर प्लेनर होता है, एक CF4 भी स्क्वायर प्लेनर होता है। तो तुम्हारे पास आंसर आ गया, लेकिन शायद यहां पर एक माइनस शायद मिसिंग है, BF4-, तो आपको ये देखना पड़ेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन। जरा देखिए बेटा बनाकर, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये शेप मिलेगा, DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। σ1h2, σ2h2, σ*2h2, है ना। तो इसको जल्दी से कर लीजिए। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस। बेस्ड ऑन द लैटिस एनर्जी, which of the following alkali metal is expected to have the highest melting point? तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, और स्मॉलर आयंस हैं, एनायन है, देन लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज। तो ध्यान में रखना कि सिमिलर साइज ऑफ केटायन एंड एनायन की लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ना डाउन द ग्रुप जाने पर हमेशा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन और लैटिस एनर्जी भी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट अगर लार्जर केटायन है ना, लार्जर एनायन है, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है। और इसीलिए देखोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लार्जर एनायन वाला कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है ना, क्योंकि लैटिस एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है,
और अगर छोटे एन आयंस रहते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है। तो वो क्या होता है कि लैटिस एनर्जी वीक हो जाता है, बहुत तेजी से घटता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घटता है। लैटिस एंथैल्पी भी घटेगा, डिक्रीज करेगा, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी घटेगा। तो सॉल्युबिलिटी किसका बढ़ना चाहिए डाउन द ग्रुप जाने पर और किसका घटना चाहिए, ये क्लास में करवाया हुआ है या एनसीईआरटी में इस ब्लॉक में ये क्वेश्चन सबको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस की हैं, मे नॉट बी दैट एक्यूरेट, लेकिन आपको रिवीजन के लिए पता चल गया कि हमको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो आप एक बार एनसीईआरटी देखना और तब भी इसका आंसर करो, आंसर बताएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, मॉलिक्यूलर शेप डिफरेंट लोन पेयर, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ दिस आर डिफरेंट, सेम, क्या लगता है? SF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, कुछ तो होता होगा। CF4 का निकाल लो और एक CF4 का निकाल लो। कैसे निकालोगे बता दो। स्टेरिक नंबर क्या है इसका? बेस नंबर 4+0 क्या? 4+1, इसका 4+0 और इसका 4+2, मतलब सेम वाली कहानी तो नहीं होगी, सेम वाली कहानी नहीं होगी। अच्छा, ये तो हम लोगों ने आंसर ही कर दिया क्वेश्चन को कि भाई एक में एक लोन पेयर है, एक में 0 है, एक में 2 है, तो ये तो बर्बाद हो गया क्वेश्चन। नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड इज, अब इससे आगे कुछ नहीं बोला जा सकता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फॉस्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड is 3PO2. इन फैक्टर 1 जो pH बॉन्ड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, राइट? तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत बार, तो आपको इनका शेप मतलब स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना है। इसमें 3, इसमें ऐसे भी मैंने बताया बेटा, जितने भी ऑक्सी एसिड्स है ना, जितना H उतना ही उसका N फैक्टर होता है, एक्सेप्ट दिस, ये एक्सेप्शन में आता है। इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्या आप ये बता सकते हो कि कौन डायामैग्नेटिक है। मैंने बताया बेटा कि नीट के लिहाज से ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपना दिमाग लगाओ ही नहीं। इस एंड पे खड़ी दोनों चीजें डायामैग्नेटिक होती हैं, यहां पर बीच में पैरामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3, 2.5 टू 1.5 एंड 1 होता है। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि विच डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी ऑफ N2 in blood is at 37 degrees C and at a partial pressure is this. Solubility of N2 in blood and partial pressure, the Henry law constant for the system is, मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि P इज इक्वल टू KHX होता है नहीं, और 8/57 1/14 होता है, और 1/14 जो होता है वो कुछ तो होता होगा ना, P इज इक्वल टू KHX, यही बोल रहा है ना बेटा। तो 0.8 इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁴ KH का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब अगर देखा जाए तो 1/7 114 के आसपास का नंबर देता है,
और हमें आना चाहिए माइनस में, नहीं माइनस, सॉरी ये -4 है, तो ये आ गया 8/56 इंटू 10⁻⁻4 -4 +4, राइट। तो 80/56 इंटू 10⁻3। तो मुझे 10⁻3 चाहिए, हमें चाहिए फुल इज्जत। और 56 इंटू 156 होता और 0.5 जोड़ देते, मतलब 28 जोड़ देते तो कहां पहुंच जाते? 80 से ज्यादा, इसलिए 1.5 से कम होना चाहिए, इसलिए हमारे पास आंसर मिल गया। द सॉलिबिलिटी ऑफ H2 ऑफ अ गैस इन अ गिवन लिक्विड अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। कुछ खराब बात बोल रहा है क्या? इनवर्सली solubility of a gas in a given liquid under a constant external pressure is inversely proportional to Henry law constant। थर्ड क्या बोल रहा है? directly proportional to Henry law constant, does not depend upon Henry law constant of। तो ये दोनों बातें तो एक ही बात बोल दी इसने, है ना। P इज इक्वल टू KHX, एक में बोल रहा है X इज P/KH, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड तो नहीं होगा, लेकिन क्या ये दोनों बातें एक ही चीज बोल दिया क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये दोनों बातें एक ही हो गई। तो मोर देन वन चॉइस तो नहीं दिया है, पता नहीं। Henry law constant for N2O2 are this and this। ठीक है, बोल रहा है P/N2 एंड PO2 दे दिया है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 एंड N2 इन वाटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 608.434 इंटू 10⁵ कर लेना है, और इसमें 152/1.93 इंटू 10⁵ कर लेना है। यहां पर 28 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहां पर 32 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखकर समझ सकते हो बेटा कि ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कुछ तो 150 और 120 के कोई नंबर आ रहा है, और ये 75 के आसपास का नंबर आ रहा है। तो देखकर तो यही लग रहा है कि द रेशियो ऑफ मास इज लार्जर देन O2 is larger is smaller than is equal to corresponding ratio in the air cannot be compared with the corresponding ratio of air। मतलब बोल रहा है एयर में कितना होता है भाई, एयर में है इन दोनों का रेशियो 4:1 का लगभग, देख रहे हो ये 4:1 का है। तो क्या ये रेशियो यहां पर भी 4:1 का है? ये पूछ रहा है आपका। रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 टू N2 इज क्या है? देखो यहां पर प्रेशर दिया है 608 और 152, तो वहां पर 4:1 का मोलर रेशियो है। मास रेशियो पूछेगा तो इसी रेशियो में होगा। अब देखो ऐसे तुम इसको आंसर कर सकते थे कि ये KH इसका N2 का बड़ा है और ऑक्सीजन का छोटा है, इसलिए अपने प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व हुआ होगा, ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व हुआ होगा और नाइट्रोजन कम डिजॉल्व हुआ होगा। इसका मतलब है कि जितना एयर में है उससे नाइट्रोजन का मास रेशियो कम रहा होगा, इसलिए O2 टू N2 इन वाटर इज
लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इन एयर। लॉजिकली इसको कैसे आंसर करना है वो मैंने वो बता दिया। फॉर एन आइडियल बाइनरी लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो डेल्टा मिक्स H 0 होता है, डेल्टा V मिक्स 0 होता है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आते ही बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। तो जरा ध्यान में रखो कि जो मिक्सिंग होती है स्पॉन्टेनियस होती है, इसलिए ये भी सही होना चाहिए। तो ये लगता है कि गलत हो गया, ठीक है। फॉर आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। देखिए किसके लिए क्या करेक्ट है। जहां पर P जो है वो वेपर प्रेशर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हेनरी लॉ इज स्पेशल केस ऑफ, हेनरी लॉ इज स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ इज स्पेशल केस ऑफ, लिख लीजिए ये आप लोग एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। हेनरी लॉ इज स्पेशल केस ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, वेयर वन ऑफ द गैसियस वन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट इज मोर वोलाटाइल। देखिए बेटा यहां पर फॉर अ बाइनरी लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन Xn yr mole fraction of liquid of A in liquid and vapor phase, which of the following facts hold good। तो देखिए P टोटल क्या होता है, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB होता है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अब YA क्या लिख लेते हैं, YA क्या लिख लेते हैं, P नॉट A XA बाई P टोटल, ठीक है। अब YA P नॉट A XA प्लस P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां YA लिख लेते हैं P नॉट A XA बाई P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। मैं आपके लिए थोड़ी सुविधाजनक और कर देता हूं, 1 बाई YA लिख लो, P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B बाई P नॉट A XA। तो देखो YA तो XA से लिनियरली वैरी करता हुआ नहीं दिख रहा था, YA वैरीज लीनियरली विथ 1 बाई XA। के लिए हमको क्या करना पड़ता, XA से डिवाइड करना पड़ता, वो भी नहीं दिख रहा था। 1 अपॉन YA वैरीज लीनियरली विथ XA, वो भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि 1 बाई YA वैरीज लीनियरली विथ 1 अपॉन XA। जरा देख लो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, ये चेक कर लेना। मैं यहां हटा देता हूं और इसको देख लो, मैंने इसको लिखा है, दिख रहा है क्या कि अब जब इसको खोलोगे तो 1 बाई YA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B बाई P नॉट A प्लस, देखो यहां पर क्या था,
पी नॉट बी बाई पी नॉट ए 1/x से आ गया। ये कांस्टेंट है कि नहीं है? इसको अगर y बोल दोगे तो इसको x बोल दोगे क्या, और इसलिए वो लीनियरली वैरी कर रहा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम लोग के लिए अच्छा होगा। लिक्विड ऑफ A एंड B हैव टू वेपर प्रेशर रिस्पेक्टिवली विथ PA ग्रेटर देन P नॉट, द प्लॉट ऑफ 1/P टोटल वर्सेस YA इज, सेम चीज बोल रहा है ना। तो प्लॉट ऑफ 1/P टोटल वर्सेस YA, वेयर YA क्या है? मोल फ्रैक्शन इन, YA क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर पे। यहां ध्यान दो बेटा। चलो ये क्वेश्चन करो अपने से। मेथनॉल और इथेनॉल फॉर्म अ वेरी नियरली आइडियल सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सिंग दिस विल बी। तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH। कितना हो गया? 46, यही होगा ना? 12 4 16 और नहीं 32। और इथेनॉल कितना है? 46। जल्दी से करो, जल्दी से करो। तो क्या लिखोगे? 90 इंटू मोल फ्रैक्शन। तो इसका 1 मोल है, इसका आधा मोल है, तो 3 आधा हो गया ना, तो ये 2/3। और ये 51 है, ये 1 आधा हो गया तो 1/3। अब यहीं से हमारा सवाल बन जाएगा। देखो ये संख्या 60 है और लास्ट में आना चाहिए 7, तो ऐसा हमारा एक ही आंसर है। तो एग्जाम में कैसे करना है ये भी समझना है बेटा, नीट के बच्चों को कैसे जल्दी से सवाल करना है, और कैलकुलेशन कम करोगे तो गलतियां भी कम होंगी। क्लियर है? अब देखो ये कर लो जल्दी से। वेपर प्रेशर टोटल 50 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। जरा देखो कर लोगे क्या? इसको हटा दे, जल्दी करो बेटा क्योंकि टाइम हो रहा है। हम लोगों ने डिसेंट सा क्वेश्चन कर लिया है, थोड़े और कर लेंगे तो फिर हम लोग जाकर ना कम से कम देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 50। तो क्या कर लोगे बेटा? 75, जल्दी से पकड़ लो, 75 एक से थक गए हो, 22 1 माइनस एक से इज इक्वल टू 50। क्या रहा है? 28 बाई 53 आ रहा है क्या? एक से, है ना? अब जरा ये समझो बेटा कि 5 इंटू 6 तो 30 होता। इसका मतलब है कि 5 से ज्यादा होना चाहिए और 5 से ज्यादा होना चाहिए और 6 से कम। अभी 5 से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, चांस ले सकते थे, लेकिन एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 50, यही मोल फ्रैक्शन हो गया। तो पहला जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है उससे बड़ा भी होना चाहिए वेपर फेज में। तो यहां पहला वाले से छोटा है, यहां भी पहले वाले से छोटा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। अब 0.2 तो नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर आ गया हमारे पास। बोलो, एन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल एंड 3 मोल हैज वेपर प्रेशर 552। ठीक, if 1 more mole of B is added, vapor pressure becomes 560. Vapor pressure of pure A and pure B, है ना? तो इतना तो तय है कि दोनों का 550 से ज्यादा नहीं हो सकता है, दोनों का 560 से ज्यादा नहीं हो सकता है। खैर कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने, निकाल लेते हैं। P0 A 1/4
प्लस पी नॉट बी 3/4 is 550. One more mole of B is added. P naught A 1 B is added. 1/5 plus P naught B 4/5 is equal to 560. मतलब कि B का मोल बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब जो बी जो कंपोनेंट है ना वो मोर वोलाटाइल है, तो आंसर वाइज बी वाला ए से बड़ा होना चाहिए। तो चेक करो, ऐसा जब आपको मिल गया तो आप इस ऑप्शन और इस ऑप्शन को चेक करोगे। जरा देखते हैं, 400 बिठाते हैं तो क्या आ गया 100 और 600 इंटू 3/4 ये तो आ गया 550। तो हम इसी ऑप्शन को मार देंगे। अगर थोड़ा कॉस्टस है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 80 प्लस 480 560। तो लॉजिक समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने बेटा? जब मैंने बी का मोल बढ़ाया और वेपर प्रेशर बढ़ गया तो मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा, बी इज अ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए मैं बोलता कि आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो मैं सॉल्व कर लूं या फिर चेक कर लूं। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है व्हाट आई सेड? तो आप, ऐसा कोई बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, बट मैं आपको पर्सपेक्टिव देते चला जा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस को सोचा जा सकता है। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं इसको अगर 540 कर देता तो मैं क्या बोलता कि हो ना हो, अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें ए जो है वो बी से ज्यादा है, क्योंकि ए कम हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इस चीज को तुम दिमाग में रखना। चलिए, एन आइडियल सॉल्यूशन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज विल बी। चलो कर लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज विल बी, तो एक से डैश दे दिया, इसको मैं छोटा करके रख लेता हूं ताकि देखो यहां पर एक से डैश दिया है 0.6, एक से डैश दिया है 0.6 इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टोटल। लेकिन इन्होंने तो पी टोटल दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। 0.4 पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 3/2 इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बाई पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अब चेक कर लोगे क्या? अब तुम्हारा सवाल बन जाएगा। तो बहुत बार इस तरह की क्वेश्चन तुमने डील नहीं किए होंगे, तो दिमाग में रखना कि घबराना नहीं है। वेपर फेज में अगर ए का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वेपर फेज में बी का भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और एक्स बी को वहां पर भी हम 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, और एक्स बी डैश को भी 1 माइनस एक्स ए डैश लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखो चेक करो, मैंने जो किया उससे आ रहा है क्या? 100/30 इज इक्वल टू एक्स ए बाई 1 माइनस एक्स। तो ये आ गया 9 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20x। तो 9/29x, कुछ 3 के आसपास का, 0.3 के आसपास का नंबर आ रहा है। देख लो कुछ है क्या? तो ऐसा लग रहा है कि 9/29 आ रहा है, तो 0.3 से थोड़ा बड़ा, ये आंसर हो जाएगा।
चेक करो ये समझ में आया क्या, तुमने कुछ गड़बड़ बनाया था क्या? अब यहां पर देखो, आगे देखो बेटा, आगे देखो जल्दी से, जल्दी जल्दी आगे देखो। एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ दिस हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। सेम क्वेश्चन दे दिया है क्या? तो रिपीट है तो मैं नहीं करूंगा। तो बोला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? अब अगर हम यहां से x निकाल लेंगे तो वहां से क्या निकाल लेंगे, 1 माइनस एक्स, और फिर से इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डाटा भी सेम लिया है तो हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर 0.4 मोल ले लिया है ना? तो क्या आ जाएगा, जहां पर उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन एक बार करके देख लो। पॉजिटिव डेविएशन शो करता है बेटा, तो डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होगा। डेल्टा जी मिक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डेविएशन है, निगेटिव डेविएशन है, लेस देन 0 ही होना चाहिए। ये बहुत लोग गलती करते हैं, तो ध्यान में रखना। अगर पूछता कि निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ठीक है, तो डेल्टा जी मिक्स हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव होना चाहिए। Which of the following solution is non-ideal binary solution is correct? Non-ideal, तो solute follows Rawls law, solute follows both, and solute and solvent follows non-ideal binary solution है बेटा। तो Rawls law तो फॉलो नहीं करेगा। solute follows Henry's law and solvent follows Rawls law। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए क्या? देखो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्या? है। चलिए नेक्स्ट है, एक पेज समाउ मिसिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन? both which of the following fact is correct for binary solution? देखिए बेटा, सॉरी, तो आपको बताना है कि अगर बाइनरी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो प्रेशर हमारा ज्यादा होना चाहिए, नहीं, प्रेशर हमारा होना चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट करने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरेटिकली आप एक बार देख लीजिएगा। फॉर अ बाइनरी लिक्विड ए एंड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड एंड वेपर फेज आर दिस, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, देखो तो बेटा, at 600 torr external pressure। देखो ये कैसे निकालेंगे। लिक्विड फेज में अगर 0.75 है तो दूसरे का 0.3 होगा और इसका 0.35 है तो इसका 0.65 होगा। तो अब हम लोग लिख रहे हैं दो इक्वेशंस, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी
ये 600 के बराबर दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि P नॉट ए 0.7 बाई 600 इज 0.35। तो यहां से देख रहे हो क्या कि सीधे सीधे P नॉट ए का वैल्यू निकल जा रहा है। तो P नॉट ए तो 300 आ जा रहा है कहीं, और अगर P नॉट ए 300 आ जा रहा है तो शायद हमारा आंसर ही आ जा रहा है। ठीक है, तो देख लेना बेटा कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए and this the external pressure is slowly reduced from 762, the pressure at which the first bubble of vapors appears, mole fraction of A in this vapor will be respectively। देखो क्या बोल रहा है कि एक बाइनरी लिक्विड है, अब क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर, तो फर्स्ट बबल कब अपीयर होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वेपर प्रेशर तुमको उसने दे दिया है शायद, कैसे 180 प्लस, जल्दी से बोलो, 800 इंटू 0.4 320, तो कितना है 500। तो भैया उसने क्वेश्चन बोल दिया कि हम 500 टॉर है, अब बोल रहा है कि इसमें मोल फ्रैक्शन इन वेपर बताओ। तो ये तो सवाल तुमको बचपन से पता है, 0.6 बाई 500, तो 0.36। तो क्वेश्चन का डिजाइन देखो बेटा, नहीं तो एग्जाम में अगर अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो बाकी बच्चों का तो छूटेगा ही, बाहर के आपका भी छूट जाएगा। अ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन बाइनरी लिक्विड इज दिस एंड इज दिस, प्रेशर एट विच द लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इज वेपराइज्ड एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लास्ट ड्रॉपलेट रेस्पेक्टिवली विल बी। क्या बोल रहा है बेटा, जरा देखो, बाइनरी लिक्विड 300 एंड 500 इज 6.6 है, तो अभी क्या हो रहा होगा, लास्ट ड्रॉपलेट है, मतलब वेपर में वही कंपोजिशन होगा जो लिक्विड में है। तो वेपर में P नॉट ए, the pressure at which the last droplet of liquid is vaporized, तो 0.6 is equal to P नॉट ए XA dash by P नॉट ए XA dash प्लस P नॉट बी एक्स बी डैश। रुको मैं समझाता हूं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा है, मैं तुमको समझाता हूं तो शायद समझ में आ जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट ड्रॉपलेट, तो हम बोल रहे कि अब लिक्विड का जो कंपोजिशन था वो एक्चुअल में अब वेपर का कंपोजिशन हो गया है। तो वेपर का कंपोजिशन हमको पता चल गया कि 0.6 है, तो ये जो लास्ट ड्रॉप लिक्विड है उसका क्या होगा, 300 इंटू XA, मतलब जो अभी का XA होगा, 300 इंटू XA प्लस 800 इंटू 1 माइनस XA। इसको 3/5 लिख लें क्या, तो आ गया 1500 XA इज इक्वल टू 900 XA प्लस 2400 माइनस 800 XA। तो ये आ गया हमारे पास
800 एक्स से नहीं, सॉरी 2400 एक्स है। तो ये आ गया 3000 एक्स से इज इक्वल टू 2400 एक्स से इज इक्वल टू हमारा आ गया 0.8, मतलब ये वाला ऑप्शन है। अब प्रेशर भी पूछ रहा है, द प्रेशर एट विच द लास्ट ड्रॉपलेट, तो पी टोटल क्या हो गया अब 0.8 इंटू 300 प्लस 800 इंटू 0.2। चूंकि अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने पूरा ही कर दिया बेटा 400। तो बात समझ में आई क्या कि अगर ऐसा क्वेश्चन लास्ट ड्रॉपलेट का पूछता है तो शुरू में जो लिक्विड का कंपोजिशन था वही लास्ट में किसका हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड ए एंड बी एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। तो क्या होगा, ए बी इंट्रैक्शन विल बी वीकर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। मॉलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ ए बी आर अगर स्ट्रॉन्गर होता तो निगेटिव डेविएशन, आइडेंटिकल होता तो आइडियल, और वीकर होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। रट लो, इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं क्या? नहीं है। तो दीज आर द 87 क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने लगभग 1 आवर 45 मिनट्स में विथ डिस्कशन किया है। तो आप लोग आंसर्स मिला लो बेटा, और फिर हम लोग इसको ये करेंगे। तो आंसर्स मिला लेते हैं, आंसर शीट्स, और फिर जब डाउट होगा तो आप पूछिएगा। तो इस आंसर यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए सारे का। आप रिविजिट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, हम लोगों के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। मैंने ऐसे तो रिकॉर्ड भी कर लिया है ताकि आपको डिस्कशन का भी पॉइंट याद रहे। तो मैंने आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशंस तो नहीं बताए, बट इतना डिस्कशन करने की कोशिश की है कि आपका रिवीजन एक्सपर्टाइज्ड हो जाए। तो आप लोग चेक भी कर लो कि कितनी गलतियां हुई हैं, वही क्वेश्चन आपके काम का है। ठीक है, तो बंद करते हैं लेक्चर को। ये अपने रिकॉर्ड के हिसाब से 1 घंटे 38